अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू आर डूइंग वेल। और जो आज हमारा लेक्चर है नेचुरल साइंसेस का, फिज़िक्स का, वो हमारा लास्ट लेक्चर होगा, जो कि एक्सपेरिमेंट्स के ऊपर बेस करता है। क्योंकि इन आवर लास्ट लेक्चर मैंने आपको जो थ्योरी थी वो हमने कंप्लीट कर ली थी नैनो साइंस तक। और उसके अंदर अगर आपको कोई भी डिफ़िकल्टी हो, यू कैन आस्क मी एनी टाइम। तो आप कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं, और हमारे जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें भी आप मुझे पूछ सकते हैं अगर आपको कोई बात समझ में नहीं आई। और इस लास्ट लेक्चर के बाद आज एक्सपेरिमेंट्स का जो लास्ट लेक्चर है, आई डोंट नो कि एक्सपेरिमेंट जो है वो कंडक्ट का उसका क्या सिनेरियो है, बट फिर भी मैं आपको समझाने के लिए और साथ एक रिटन फॉर्मेट में, ताकि आपको पता हो कि आपने एक्सपेरिमेंट्स को अगर अगर करने पड़े आपको तो आप उसको कैसे राइट डाउन कर सकते हैं, या आपको एक एक्सपीरियंस होना चाहिए कि आपने फिजिक्स के प्रैक्टिकल्स को, जो आपकी कोर्स आउटलाइन में ये 4 प्रैक्टिकल्स शामिल हैं, आपने उनको कैसे अटैम्प्ट करना होता है और उनकी थ्योरी क्या है। ठीक है, तो उससे इनकी थ्योरी से एटलीस्ट आपको एक कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। जो हमने ऑलरेडी अपने सिलेबस में पढ़ा है उन चीज़ों के बारे में भी काफ़ी कंसेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे इन एक्सपेरिमेंट्स के ज़रिए से। तो हम इसको आज इंशाल्लाह वाइंड अप करते हैं। उसके बाद फिर जो आपके नेक्स्ट नेचुरल साइंस के जो भी टीचर हैं, आपके टाइम टेबल में मेंशन है, आप उनसे कंटेक्ट कर सकते हैं फॉर योर नेक्स्ट जो है कोर्स के लिए। क्योंकि ये फिज़िक्स का कोर्स था, उसके बाद आई डोंट नो पहले केमिस्ट्री होगा या उसके बाद बायो होगा, तो वो आप नेक्स्ट जो है वो आपने उसको अपने कोर्स को कंटिन्यू करना है टू कंप्लीट योर कोर्स ऑफ नेचुरल साइंसेस। ठीक है, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों कोर्सेज शामिल होते हैं। तो फिजिक्स का कोर्स इंशाल्लाह आज मैं आपको कंप्लीट कराती हूँ इन एक्सपेरिमेंट्स के साथ। और इसके एंड पे मैं आपको एक असाइनमेंट भी वो मैं आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे में जो है वो सेंड कर दूँगी। और साथ ये जो मैंने आपके लिए एक्सपेरिमेंट्स के नोट्स बनाए हैं, ये भी मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में आपके इसका PDF भी शेयर कर दूँगी इंशाल्लाह। तो असाइनमेंट आप मुझे तब सबमिट कराएंगे जब कॉलेजेस ओपन होंगे। एक्सपेरिमेंट नंबर 1 है मेजरिंग द एक्सेलरेशन ऑफ अ रोलिंग बॉल और अ स्फीयर। ये एक्सपेरिमेंट नंबर 1 है जो आपके फिजिक्स के सिलेबस में है। तो जब भी एक्सपेरिमेंट्स आपने लिखने होते हैं तो आपने एम्स और ऑब्जेक्टिव एक बात होती है, चाहे आप ऑब्जेक्टिव लिख लें चाहे आप एम लिख लें। ठीक है, और अगर एक से ज़्यादा एम है या ऑब्जेक्टिव्स हैं तो आप ऑब्जेक्टिव्स कहेंगे उसको, अगर एक ही है तो आप उसको इस तरह से लिखेंगे। तो अगर आपने एक्सेलरेशन किसी रोलिंग बॉल का एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है, जैसे आपके नज़र आ रहा है कि एक इंक्लाइंड प्लेन है ना। इंक्लाइंड प्लेन वो होता है जिसका यहाँ पे एक सीधी स्ट्रेट बिल्कुल उस तरह लगा लें जैसे आपने सीढ़ी को दीवार के साथ लगा दी है। तो जब आप सीढ़ी को दीवार के साथ खड़ा करते हैं तो क्या होता है कि वो एक एंगल 45 डिग्री का एंगल बना रही होती है और दीवार उसके सामने बिल्कुल सीधी होती है। तो ये उसी तरह का एक इंक्लाइंड प्लेन है, और आपने ये एक स्लोप होता है जिस तरह से। तो अगर आप उसके ऊपर से कोई बॉल या स्फीयर जो है वो फेंकेंगे तो वो बॉल जो है वो रोल डाउन करता हुआ नीचे की तरफ आएगा। तो उस रोलिंग बॉल का आपने एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है, और इसका एम ये है टू डिटरमाइन द लीनियर एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉल रोलिंग डाउन एन इंक्लाइंड प्लेन। हमने उसकी एक्सेलरेशन कैलकुलेट करनी है। अपरेटस जो है उसके लिए आपको क्या चाहिए, एक स्मूथ लॉन्ग रैंप चाहिए होता है। रैंप का मतलब होता है कि आप जिसको आप कहते हैं कि जी एक ट्रैक, एक पाथ जिसके ऊपर आपने एक स्मूथ होना चाहिए, यानी फ्रिक्शन कम से कम होनी चाहिए ना। तो उसके ऊपर आपने बॉल को जो है वो रोल डाउन कराना है। एक स्फेरिकल बॉल चाहिए, स्टील का भी हो सकता है या कोई मार्बल बॉल हो सकता है, ज़्यादातर हम स्टील का ही इस्तेमाल करते हैं। उसको आप रोल डाउन करें। स्टॉप वॉच या टाइमर, जो आपने टाइम नोट डाउन करना है, जैसे ही आप उसको बॉल को ऊपर से रोल डाउन कराने के लिए छोड़ेंगे, साथ ही आप अपनी स्टॉप वॉच ऑन कर लेंगे और आप उसका टाइम नोट डाउन कर लेंगे कि वो कितनी देर में ऊपर से नीचे की तरफ आता है। एक मीटर रूल या टेप मेयर, जो मेयरिंग टेप होती है ना, फीता जिसको कहते हैं, तो आप वो मीटर रूल से, मीटर रॉड के ज़रिए से, यानी बड़ा जो स्केल होता है उसके ज़रिए से, या आप फीते की मदद से ये जो जितना डिस्टेंस वो कवर करके बॉल ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, आप वो डिस्टेंस भी मेजर कर सकते हैं। उसके बाद सपोर्ट टू क्रिएट एन इंक्लाइन, यानी बुक्स और ब्लॉक। अगर आप एक इंक्लाइन प्लेन खुद से बना रहे हैं तो आप एक सपोर्ट के लिए आपको बुक्स या कुछ ब्लॉक्स चाहिए होंगे, ताकि आप उसको इंक्लाइन प्लेन जो है वो खड़ा रह सके ना, स्ट्रेट ऊपर से इस तरह से। तो ये कुछ ऑपरेटर्स में वो चीज़ें आ जाती हैं जो चीज़ें हमें अपने एक्सपेरिमेंट के लिए चाहिए होती हैं। थ्योरी इसकी ये है कि व्हेन अ बॉल स्टार्ट्स फ्रॉम द रेस्ट, शुरू में जब उसकी स्पीड जो है वो 0 थी या वेलोसिटी 0 थी और वो रोल डाउन करता हुआ नीचे आता है स्लोप से कांस्टेंट एक्सेलरेशन a के साथ, तो डिस्टेंस s जो है वो कवर करता है, फासला s डिस्टेंस वो कवर करेगा। और वो फासला कवर करता है, एस डिस्टेंस किस डायरेक्शन में वो कवर करेगा, इस तरह से। ये वो डिस्टेंस एस होगा जो वो कवर करके, डिस्टेंस एस जितना वो आपका इंक्लाइंड प्लेन का की लेंथ होगी ना ऊपर से नीचे की तरफ, उतना ही वो डिस्टेंस कवर करेगा। ठीक है, और जिस एक्सेलरेशन के साथ वो नीचे आएगा वो एक्सेलरेशन ए होगी। ठीक है, अगर तो आप वेक्टर फॉर्म, चूंकि एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी होती है तो आप उसको ए को वेक्टर फॉर्म में करें, लेकिन जब हम कैलकुलेशन करते हैं तो हम उसकी स्केलर फॉर्म कंसीडर कर लेते हैं। जैसे अब ये जो फार्मूला हमने यूज़ किया, ये एक स्केलर फॉर्म हमने लिया हुआ है डिस्टेंस का और एक्सेलरेशन का। बेसिकली ये फार्मूला आता है जो आपकी
सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर ना। लेकिन चूंकि आपका साइंस वाला बैकग्राउंड नहीं है तो आप जस्ट इतनी इक्वेशन जो है हमें, चूंकि यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी जीरो है तो वो जो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है वो रिड्यूस होकर ऐसी बन जाती है। तो आप इतनी इक्वेशन ही याद रख लें कि एस इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, अब ये जो हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर है, ए इसमें एक्सेलरेशन है, टी स्क्वायर जो है टी इज द टाइम जितने में वो ऊपर से नीचे है रोल डाउन करके आ रहा है, एस वो डिस्टेंस फासला है जो उसने कवर किया है। ठीक है ना। अब मैंने आपको कहा कि जब कैलकुलेशन में यूज़ करते फिर हमने एक्सेलरेशन को एज अ स्केलर हमने उसको ले लिया, अदरवाइज हम उसको, वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब यहाँ से अगर एक्सेलरेशन निकालना है तो 2 उस तरफ चला जाएगा, 2s ओवर टी स्क्वायर। तो इस फॉर्मूले से आप उसकी एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर सकते हैं। अब ये जितनी बातें मैंने आपको ज़ुबानी बताई है ना कि आपने एक इंक्लाइंड प्लेन लेना है और उसकी आपने लेंथ मेजर करनी है, उसको आपने जेंटली जो है वो खड़ा करना है, उसका डिस्टेंस मार्क करना है। डिस्टेंस आप कैसे मार्क कर सकते हैं रैंप का कि 0.5 मीटर का या 1 मीटर का आपका जो ट्रैक है वो कितना लंबा है। ठीक है, और 1.5 है या 2 मीटर का है। फिर आप एक बॉल छोड़ेंगे, रिलीज करेंगे ऊपर से, वो ऊपर से नीचे की तरफ रोल डाउन करता हुआ आएगा। ठीक है, और स्टार्टिंग पॉइंट कैसा होना चाहिए कि डिस्टेंस एस इज इक्वल टू जीरो होना चाहिए यहाँ पे ना। उस वक्त आपका कोई डिस्टेंस स्टार्टिंग पॉइंट ऐसा होना चाहिए, जब आप उसको छोड़ें तो फिर जारी बात है फिर वो डिस्टेंस कवर करेगा। जैसे जैसे वो नीचे की तरफ आएगा तो वो डिस्टेंस कवर करता जाएगा। पहले वो 0.5 मीटर का डिस्टेंस कवर करेगा, फिर वो 1 मीटर का डिस्टेंस कवर करेगा, फिर 1.5 मीटर और फिर 2 मीटर का डिस्टेंस कवर करेगा। तो इस तरह उसके बाद टाइम मेजर आपने करना है, आपने स्टार्ट करना है स्टॉप वॉच को एग्जैक्टली उस टाइम पे आपने स्टार्ट करना है जिस वक्त आपने बॉल को रिलीज़ किया होगा, और साथ ही आपने उसको स्टॉप कर लेना है जब वो डिस्टेंस कवर करके नीचे आ जाएगा। तो ये स्टॉप वॉच का उसका आपने बड़ा ध्यान, स्टॉप वॉच एक तरह की घड़ी होती है। ठीक है, जिसमें आपने देखा होगा कि जब भी कोई गेम भी खेलने लगते हैं ना तो वो स्टॉप वॉच इस्तेमाल करते हैं कि कितने टाइम में ये गेम जो है वो अटैम्प्ट करनी होती है, तो वो एक स्टॉप वॉच होती है। तो जैसे ही आप रोड शुरू से छोड़ेंगे बॉल को उस वक्त आपने टाइम स्टार्ट कर देना है, जैसे ही बॉल नीचे आ जाएगा तो आपने टाइम को रोक देना है। ठीक है, तो ये इसका प्रोसीजर है। प्रोसीजर में वो स्टेप्स लिखते हैं जो जो स्टेप्स फॉलो करके आपने एक्सपेरिमेंट किया होता है। ठीक है, उसको प्रोसीजर कहते हैं। उसके बाद जो इसमें नेक्स्ट आपने करना है वो ये है कि अच्छा जो इसमें नेक्स्ट आपने करना है, डायग्राम मैंने आपको दिखा दी उसकी। जो नेक्स्ट आप करेंगे इसमें वो इसको, अब आप इसको रेप्लिकेट करेंगे। रेप्लिकेट का मतलब है रिपीट भी कह सकते हैं आप इसको। इस एक्सपेरिमेंट को आप 2-3 मरतबा करेंगे। ठीक है, 3 मरतबा कर लें, 2 मरतबा कर लें, ताकि टाइम आपको एक एवरेज टाइम मिल जाए। अब ये मैंने, और साथ आप उसका डाटा रिकॉर्ड करेंगे। ये डाटा को रिकॉर्ड करने का ये तरीका होता है। ये मैंने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस लिखी हैं, आपने 1, 2, 3 दफ़ा कम से कम एक एक्सपेरिमेंट करना है। ठीक है, अब सबसे पहले डिस्टेंस को हमने कहाँ से स्टार्ट किया, हमने जब आपको शुरू में छोड़ा था तब तो डिस्टेंस 0 था ना, लेकिन स्टार्टिंग पॉइंट पे। लेकिन जब आपने तो आप इधर लिख सकते हैं ऑब्जर्वेशन कैलकुलेशंस के आगे कि इनिशियल डिस्टेंस आपका क्या है, इनिशियल डिस्टेंस एस इज इक्वल टू 0 है। ठीक है, तो शुरू में जो डिस्टेंस था वो 0 था, इनिशियल डिस्टेंस जब आपने उसको छोड़ा था। बाद में जो जो उसने फासला कवर किए, यानी 0.5 मीटर पे आपने उसका टाइम देखना है क्या है। 1 दफ़ा 2 दफ़ा आपने स्टॉप वॉच से देखा, फिर 1 मीटर के बाद देखा उसका टाइम 1 दफ़ा 2 दफ़ा, फिर 1.5 मीटर पे 1 दफ़ा 2 दफ़ा टाइम मेजर किया। 2-2 दफ़ा इसलिए करते हैं ताकि अगर कोई भी गलती हो तो वो आप उसको सही कर सकें। ठीक है, तो अब 2-2 दफ़ा टाइम जब मेजर किया है तो उसके बाद आप उसका एवरेज निकाल सकते हैं। एवरेज का मतलब होता है कि आप टाइम T1 को प्लस T2 को दोनों को जमा करेंगे और 2 पे डिवाइड कर देंगे। ये होता है एवरेज निकालने का तरीका। तो आप इन दोनों को जमा किया, 2 पे डिवाइड किया, पहले ये वैल्यू आएगी इसके लिए 1.54, क्योंकि ये दोनों सेम थी तो 1.54 ही आएगी। फिर इन दोनों को जमा करके 2 पे डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगी 2.23। फिर इन दोनों को जमा करके 2 पे डिवाइड करेंगे तो 2.76। अब ये जो टाइम आया इसका आप स्क्वायर ले लेंगे, तीनों वैल्यूज़ का, इसका इन तीनों का स्क्वायर लेंगे, और वो जो आपने फार्मूला पीछे लिखा था ए इज इक्वल टू 2s ओवर टी स्क्वायर, उसमें आपने वैल्यू पुट करनी है इन तीनों की बारी बारी। तो एक दफ़ा A1 आ जाएगी, एक दफ़ा एक्सेलरेशन 2 आ जाएगी, एक दफ़ा एक्सेलरेशन 3 आ जाएगी। अब ये जो 3 एक्सपेरिमेंट्स 3 दफ़ा आपने एक्सपेरिमेंट किया ना, तो 3 वैल्यूज़ आ गई A1, A2, A3। इनको आप तीनों को जमा करें, 3 पे डिवाइड करें एवरेज एक्सेलरेशन निकालने के लिए, तो इससे आपका आंसर ज़्यादा एक्यूरेट आता है, यानी ज़्यादा सही आंसर आता है आपका। तो ये आपकी एक्सेलरेशन आ गई 0.406 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसका कंक्लूजन ये निकलेगा कि एक्सेलरेशन ऑफ द बॉल रोलिंग डाउन द इंक्लाइंड प्लेन इज फाउंड टू बी दिस, यानी जो रिजल्ट आपने इससे निकाला है वो आपका कंक्लूजन में आप लिख देंगे। तो ये था। और इसकी अच्छा, अब कुछ एक्सपेरिमेंट की कुछ प्रिकॉशंस भी होती हैं, जैसे किन किन चीज़ों से बचना चाहिए आपको ना, क्या काम करना चाहिए और क्या क्या नहीं करना चाहिए, वो प्रिकॉशंस होते हैं, एहतियाती तदाबीर जिनको कहते हैं। अब वो ये है कि रिड्यूस ह्यूमन एरर आपने इसलिए रिड्यूस करना है कि कोई गलती आपसे ना हो जाए। ये ना हो कि आपने बॉल को जब शुरू में रखा था तो उस वक्त डिस्टेंस 0 पे नहीं था रखा, ठीक है ना। फिर उसके बाद दूसरा ये है कि आपसे ये गलती हो जाए कि आपने टाइम जब उसका नोट करने लगे थे तो टाइम जैसे ही आपने बॉल छोड़ा आपने उस वक्त स्टॉप वॉच स्टार्ट नहीं की,
और जैसे ही बॉल रुका था तब आपने उसको स्टॉप नहीं था किया। तो ये आपकी गलतियाँ हैं जो थोड़ी बहुत एक्सपेरिमेंट में अगर हो जाएंगी तो उससे आपका आंसर जो है वो गलत हो सकता है। फ्रिक्शन जो है वो रिड्यूस होनी चाहिए। फ्रिक्शन यानी रगड़, वो जो आपका ऊपर से नीचे जब बॉल रोल डाउन करता हुआ आ रहा है ना, तो आपका प्लेन जो है ना स्मूथ होना चाहिए, इंक्लाइंड प्लेन, ताकि वो आराम से ईजिली नीचे आ जाए। अगर वो उसमें ज़्यादा फ्रिक्शन होगी, वो रुक रुक के नीचे आएगा, तो आपकी कैलकुलेशन गलत हो जाएगी। तो ये प्रिकॉशंस हो गई हैं आपकी। तो ये पूरा एक एक्सपेरिमेंट नंबर 1 था। इसी तरह एक्सपेरिमेंट नंबर 2, टू डेमोन्स्ट्रेट द डिस्पर्शन ऑफ लाइट थ्रू द प्रिज्म। इसमें भी आप एम्स या ऑब्जेक्टिव लिख सकते हैं। उसका एम ये है कि टू डेमोन्स्ट्रेट दैट वाइट लाइट कंपोज्ड ऑफ 7 कलर्स एंड टू ऑब्जर्व द फिनोमेना ऑफ द डिस्पर्शन। मैंने आपको ये जब हमने सिलेबस में पढ़ा था फिजिक्स में, तभी हमने ये देखा कि डिस्पर्शन का मतलब होता है कि एक वाइट लाइट मीन्स जैसे आपकी सनलाइट है, वो उसके अंदर 7 कलर्स मौजूद होते हैं। जब आप ऐसी सनलाइट को प्रिज्म से पास कराएंगे तो आप उसका स्पेक्ट्रम ऑब्जर्व करेंगे। स्पेक्ट्रम देखने का मतलब, स्पेक्ट्रम टू सी द स्पेक्ट्रम ऑफ ए वाइट लाइट मीन्स दैट वी वांट टू सी द डिस्पर्शन ऑफ लाइट। तो वो जो इसका स्पेक्ट्रम है वो उसकी डिस्पर्शन इफेक्ट ऑफ द लाइट को शो करता है। तो ये एम हो गया। डिस्पर्शन का मतलब फैलाव, कि लाइट कैसे फैलती है, ठीक है ना। तो जब आप स्पेक्ट्रम उसका देखेंगे तो वो लाइट के सारे कलर्स आपको नजर आएंगे, तो आपको उसका डिस्पर्शन इफेक्ट मिलेगा। अपरेटर्स क्या क्या चाहिए? एक प्रिज्म चाहिए, सीधा सा एक लाइट सोर्स चाहिए ना, वाइट लाइट सोर्स होना चाहिए आपके पास, जिसके अंदर 7 कलर्स हों। अच्छा, अब इसमें लाइट सोर्स की बजाय अगर आप इसको, बेहतर है कि आप इसको वाइट लाइट सोर्स लिखें। वाइट लाइट सोर्स इसलिए मेंशन करेंगे क्योंकि ये ना हो कि अगर आप येलो बल्ब ले लें या कोई ऐसा सोर्स ऑफ लाइट ले लें जिसमें सिर्फ एक वेवलेंथ हो, एक ही रंग हो, तो फिर तो आपको स्पेक्ट्रम नज़र नहीं आ सकता ना। तो आपको वाइट लाइट सोर्स चाहिए जिससे आपको स्पेक्ट्रम नज़र आए और सारे कलर्स की डिस्पर्शन नज़र आए। फिर आपको एक स्क्रीन चाहिए, वाइट स्क्रीन, जिसके जो सामने आप रखेंगे अपने एक्सपेरिमेंट के, इस तरफ प्रिज्म होगा, इस तरफ सामने स्क्रीन होगी, ताकि वो जो स्पेक्ट्रम है वो उस वाइट स्क्रीन के ऊपर आपको सारी कलर्स नजर आए। फिर ड्राइंग बोर्ड एंड पिंस चाहिए। ड्राइंग बोर्ड एंड पिंस मतलब आप उस ड्राइंग बोर्ड के ऊपर, जिसके ऊपर आप ये ग्लास प्रिज्म वगैरह ये रख रहे हैं, उसको आपने उस बोर्ड और पिंस के साथ अपना जो अगर उसके ऊपर कोई पेपर वगैरह उसकी बेस बनानी है ना वाइट पेपर के साथ, ताकि वो आपको कहीं पे भी कलर्स की कहीं मिक्सेशन ना नजर आए। तो नीचे भी आप वाइट बेस बना लेंगे, सामने भी एक वाइट स्क्रीन लगा लेंगे, तो उसके लिए आपको ड्राइंग बोर्ड और पिंस चाहिए होती हैं। तो ये जो है ये सेकंड डिस्पर्शन का है, और इसकी जो डायग्राम है वो इस तरह से है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये कि अब आप देखें कि ये वाइट लाइट सोर्स लिया है, ये सामने प्रिज्म है, प्रिज्म से जैसे ही वाइट लाइट है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है आई, ठीक है। अब जैसे वो प्रिज्म के अंदर जाएगी लाइट, थोड़ी सी रिफ्रैक्ट होगी, ये हमने पढ़ा था ये फिनोमेना, ठीक है, रिफ्रैक्शन का, क्योंकि वो ग्लास है ना, तो एयर से जब ग्लास में जाएगी, रेयर से डेंसर मीडियम है, तो थोड़ी सी रिफ्रैक्शन एक तो इस पॉइंट एंड पे होगी। अगेन सेकेंड टाइम जब ग्लास से, अब ग्लास को छोड़ के वो दोबारा एयर में आना चाहती है लाइट, तो अगेन थोड़ी सी उसकी में रिफ्रैक्शन होगी, ठीक है। जब भी आपकी रे ऑफ लाइट रेयर से डेंसर में या डेंसर से रेयर मीडियम में जाती है, तो देयर वुड बी अ रिफ्रैक्शन। तो रिफ्रैक्शन का प्रोसेस एक होता है। तो यहाँ पे 2 दफ़ा रिफ्रैक्शन हो रही है। एक दफ़ा जब आपकी वाइट लाइट एंटर हो रही है इस प्रिज्म में, और दूसरी दफ़ा जब वो प्रिज्म से दोबारा हवा में निकल रही है स्पेक्ट्रम बनाने के लिए। तो आपको ये, और ये जहाँ से ये निकल रही है, इसे, ये जो एंगल ई लिखा हुआ है ना, ये एंगल ऑफ इमर्जेंस है। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, उसके बाद ये एंगल ऑफ इमर्जेंस जब जहाँ से वो बाहर निकल रही है, ये प्रिज्म है। और ये जो ए लिखा हुआ है ना, जो पूरा एंगल शो कर रहा है, ए जो है वो एंगल ऑफ प्रिज्म है। तो प्रिज्म का एंगल, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इमर्जेंस, ये 3 एंगल्स आप नोट डाउन करते हैं डिस्पर्शन इफेक्ट को स्टडी करने के लिए, और उसकी मदद से आप एंड पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इस ग्लास का निकाल सकते हैं, जिस ग्लास का ये प्रिज्म बना हुआ है। तो प्रिज्म जिस शीशे का या ग्लास का बना हुआ है, उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप इन 3 एंगल्स की मदद से एंड पे कैलकुलेट कर सकते हैं। अच्छा, अब ये वाइट लाइट जब इस पर आके फॉल की तो इसका स्पेक्ट्रम बन गया। अब स्पेक्ट्रम में ये जो मैंने आप लिखा हुआ है, अगर ये आप देखें, इसको नीचे से ऊपर की तरफ अगर आप देखें, VIBGYOR, ठीक है। अब इस V मतलब वायलेट, I मतलब इंडिगो, B मतलब ब्लू, G मतलब ग्रीन, Y मतलब येलो, O मतलब ऑरेंज, और R मतलब रेड। तो ये सारे कलर्स जो हैं ये आपको इस पैटर्न, सबसे ऊपर जो रेड कलर है ना, वो कलर है जो सबसे कम डिस्पर्स किया है। आपको इसकी डिस्पर्शन सबसे कम नज़र आ रही है, ठीक है ना, क्योंकि रेड लाइट की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है। जब चूंकि उसकी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा है, तो उसकी डिस्पर्शन वो कम से कम डेविएट हुआ, उसकी डिस्पर्शन आपको कम से कम नज़र आ रही है। सबसे ज़्यादा जो आपको जो डेविएशन नज़र आ रही है, जो मोड़ नज़र आ रहा है जिस लाइट में, वो है आपकी वायलेट लाइट। वायलेट लाइट जो है वो है जिसकी वेवलेंथ सबसे कम है और उसमें डिस्पर्शन का इफेक्ट सबसे ज़्यादा है, ठीक है ना, और वो ज़्यादा मुड़ेगी, ज़्यादा डेविएट होगी। तो सबसे कम जो डेविएट हुई है वो रेड लाइट है, और सबसे ज़्यादा जो डेविएट हुई है वो वायलेट लाइट है।
तो ये आपको इस तरह से स्पेक्ट्रम में नजर आएगी। ये सारा प्रोसीजर इधर इसी तरह जैसे पहले जैसे जैसे आप करते हैं कि सबसे पहले प्रिपरेशन करेंगे, आपने एक वाइट लाइट शीट ऑफ पेपर रखा है ऑन अ लेवल टेबल। लेवल टेबल मतलब ऐसे टेबल पे रखें, ये ना हो कि वो ऊपर नीचे हो या हिलता हो। आपने एक सीधा प्लेन टेबल के ऊपर आपने उसको रखना है और बेस की तौर पे, और बेस के साथ बेस आपने कैसी बनानी है उसकी वाइट पेपर की, ठीक है ना, जिसके लिए मैंने आपको कहा था कि आप ड्राइंग बोर्ड और वो पिंस लगा रहे थे। उसके बाद आपने उसकी डायरेक्शन जो है वो इस तरह से रखनी है नैरो बीम ऑफ लाइट की, वाइट लाइट की, कि वो इस तरह से फॉल करे प्रिज्म में कि वो स्पेक्ट्रम शो करे ना, और वो स्क्रीन के ऊपर जाके सीधा फॉल करे, ये स्पेक्ट्रम आपको सामने स्क्रीन के ऊपर नजर आए। उसके बाद रिफ्रैक्शन का प्रोसेस होने का, प्रिज्म जो है वो आपने लाइट के रास्ते में रख दिया, तो वो जो लाइट है वो क्या करेगी, एंटर करेगी वन एंड ऑफ द रिफ्रैक्टिंग फेस से और दूसरे एंड से वो इमर्ज कर रही है, तो ये रिफ्रैक्शन का प्रोसेस हो रहा है। उसके बाद आपने स्लोली रोटेट करना है प्रिज्म को इस तरीके से कि जो लाइट है वो इमर्ज हो फ्रॉम द अदर साइड, ठीक है, इधर सेंटर हो रही है, दूसरी साइड से वो निकले बाहर। सो यू कैन नोटिस द बीम हैज़ बेंट एंड स्प्रेड आउट, और आपको नजर आएगा कि बीम एक बीम गई थी और इस तरह स्प्रेड होकर वो 7 कलर्स में आपको नजर आ रही है, ठीक है। ऑब्जर्वेशन ये है कि आपने फाइन ट्यून किया एंगल ऑफ इंसिडेंस को टू गेट द शार्प क्लियर बैंड ऑफ द कलर्स। फाइन ट्यून का मतलब है एडजस्ट, आपने एंगल ऑफ इंसिडेंस इस तरीके से एडजस्ट किया है कि आपको ये 7 कलर्स नजर आए, ठीक है। इस तरीके से आपने प्रिज्म को प्लेस करना है। उसके बाद ताकि शार्प कलर आपको बैंड ऑफ कलर जिसको स्पेक्ट्रम कहते हैं ये नजर आए। और स्पेक्ट्रम क्या है कि सिंगल बीम ऑफ लाइट जो है स्प्लिट करती है इनटू अ बैंड ऑफ 7 कलर्स में नजर आती है। 7 कलर्स कौन से हैं, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड, जिसको VIBGYOR कहते हैं, ठीक है, इस पैटर्न में। और नीचे से ऊपर की तरफ हम देख रहे हैं ना, तो क्योंकि वायलेट में सबसे ज़्यादा डेविएशन है और सबसे कम डेविएशन जो मुड़ाव सबसे कम मुड़ाव है वो आपका रेड कलर का है, क्योंकि वायलेट की वेवलेंथ जो है वो सबसे कम है और रेड की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा है। तो ये वेवलेंथ के हिसाब से कलर्स अपने आप को एडजस्ट करते हैं। अब ये बात भी हमने जब जो हमने थ्योरी पढ़ी थी अपनी बुक के अपने सिलेबस के अंदर, तो उसमें हमने ये बातें डिस्कस की थी। रेड लाइट इज़ डेविएटेड यानी मुड़ती है, द लीस्ट सबसे कम मुड़ती है रेड लाइट, टॉप ऑफ द स्पेक्ट्रम पे इसलिए होती है, जबकि वायलेट लाइट जो है वो डेविएट करती है सबसे ज़्यादा, इसीलिए वो बॉटम ऑफ द स्पेक्ट्रम पे होती है। अंडर द स्पेसिफिक ओरिएंटेशन, ओरिएंटेशन कहते हैं डायरेक्शन को, यानी एक खास तरीके से जब आपने उसको रखा है, स्पेसिफिक ओरिएंटेशन मतलब जब आप उसको खास तरीके से रख रहे हैं, व्हेन द, और कौन सा खास तरीका, जब उसका एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ इमर्जेंस के अगर बराबर हो जाता है, जब ये दोनों एंगल बराबर हो जाते हैं तो आपके पास एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन आता है, जिससे आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल निकाल सकते हैं इस तरीके से। ये फार्मूला है। अच्छा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को मैंने n से शो किया है, काफ़ी जगह पे इसको एक और सिंबल होता है म्यू, ठीक है ना, उससे भी शो करते होते हैं, तो n से आप शो कर लें। n बराबर होता है साइन ऑफ a प्लस डेल्टा m ओवर 2 डिवाइडेड बाय साइन ऑफ a ओवर 2। अब मैंने आपको शुरू में बताया था कि a क्या है, अब a जो है वो एंगल ऑफ प्रिज्म होता है ना, डेल्टा m इधर क्या है, एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन, लोएस्ट पॉसिबल एंगल है। और ये तब आता है, मिलता है आपको जब ये दोनों एंगल बराबर हो जाते हैं। यानी इस डायग्राम में अगर आप देखें एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ इमर्जेंस अगर दोनों बराबर हो जाए ना आपके पास, फिर आपको ये डेल्टा एम की टर्म मिलेगी विच इज़ द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन, ठीक है। तो इसको अभी मैं आगे आपको एग्जाम्पल दूंगी तो उससे शायद आपको ज़्यादा अच्छी इस बात की समझ में आ जाएगी। तो ये ज़रा देखें क्या क्या चीज़ें हैं इसके अंदर। मैंने कहा वेयर एंगल ए जो है वो एंगल ऑफ प्रिज्म होता है, एंगल आई जो है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है, एंगल ई को हम एंगल ऑफ इमर्जेंस कहते हैं, डेल्टा एम जो है वो एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन, कम से कम मुड़ाव का जो एंगल है। और ये तब मिलता है आपको जब एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ इमर्जेंस बराबर हो जाएं आपस में। कैसे, उसमें उसके लिए आप ये कैलकुलेशंस देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपका एंगल ऑफ प्रिज्म जो है वो 60 डिग्री है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ इमर्जेंस हम कहते हैं आपस में अगर बराबर कैसे हो, दोनों 48 डिग्री हैं, वो आप एंगल कैसे कैलकुलेट कर लेते हैं, आप डी या प्रोटेक्टर रख के एंगल कैलकुलेट कर सकते हैं ना। तो वो आप 48 डिग्री के अगर ये दोनों हैं, दोनों सेम है, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ इमर्जेंस, तो फिर आपको मिलेगा ना एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन। किस तरीके से, इस फॉर्मूले से कि आप एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ इमर्जेंस को जमा करेंगे और उसमें से एंगल ऑफ प्रिज्म को माइनस कर लेंगे। अब अगर इन दोनों को जमा करें 48 प्लस 48, ठीक है, और इसमें से एंगल ऑफ जो प्रिज्म का टोटल एंगल था 60 डिग्री, मैक्सिमम ये एंगल ऑफ प्रिज्म जो है ना ये 84 डिग्री तक जा सकता है, इससे बड़ा नहीं हो सकता। तो टोटल एंगल ऑफ प्रिज्म जो है हमने इधर 60 डिग्री लिया हुआ, वैसे वो 84 तक जाता है। तो हमारे पास ये एग्जांपल के तौर पे हमने लिया, तो इसको में से अगर हम इस सम में से इस 60 को माइनस कर देंगे तो आपके पास एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन जो है वो 36 डिग्री आ जाएगा।
अब ये वो एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन है जिसकी मदद से आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास प्रिज्म निकाल सकते हैं। अभी जो पीछे फार्मूला पड़ा था, कैन इज इक्वल टू साइन ऑफ ए प्लस डेल्टा एम ओवर 2 ओवर साइन ऑफ ए ओवर 2। सारी वैल्यूज वाले ए एंगल ऑफ प्रिज्म है 60 डिग्री, डेल्टा एम आपने कैलकुलेट किया है 36 डिग्री और डिवाइडेड बाई 2, और साइन ऑफ ए ओवर 2 यानी 60 ओवर 2 ये 30 बन जाएगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व करें, पहले 60 प्लस 36 ओवर 2 करके उसका साइन ले लें। ये साइंटिफिक कैलकुलेटर पे आप लेते होते हैं, साइन को साइन एंगल्स होते हैं, टेंजेंट एंगल्स होते हैं, तो आप इसका जो है ना साइन एंगल लेंगे, साइन ले लेंगे 60 प्लस 36 डिवाइडेड बाई 2 करके। इसी तरह 60 ओवर 2 जो है वो 30 बनता है, तो 30 साइन 30 कैलकुलेट करेंगे, उन्हें आपस में डिवाइड करेंगे, तो आपके पास ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ जाता है 1.486 विच इज़ वेरी क्लोज टू 1.5। ठीक है, और जो कि होना भी चाहिए। आपका जो मैक्सिमम किसी भी शीशे का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, वो 1.5 होता है। तो अगर आपका आंसर 1.486 आ रहा है तो ये बहुत क्लोज है 1.5 के। ठीक है ना, जो कि किसी भी शीशे का, किसी भी ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। तो इससे हमने अब क्या कंक्लूड किया है? हमने ये कंक्लूड किया है, एक नहीं आए, काफ़ी सारे हमने कंक्लूजन्स निकाले। पहला कंक्लूजन ये कि डिस्पर्शन अकर्स बिकॉज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास इज डिफरेंट फॉर द डिफरेंट वेवलेंथ्स। क्योंकि आपका शीशे की जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो डिफरेंटली बिहेव करती है डिफरेंट वेवलेंथ यानी डिफरेंट कलर्स ऑफ लाइट के लिए। वेवलेंथ जब हम मत कहते हैं ना डिफरेंट है, तो लाइट की डिफरेंट वेवलेंथ का मतलब उसके डिफरेंट कलर्स है। हर कलर की अपनी अपनी वेवलेंथ होती है, तो उस हर कलर के लिहाज से जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ग्लास की वो डिफरेंट बिहेव करती है। इस वजह से आपको डिस्पर्शन इफेक्ट नजर आता है। अदरवाइज डिस्पर्शन इफेक्ट मतलब फैलाओ जो लाइट आपकी फैलती है उसका इफेक्ट आपको नजर आता है। तो सिंस वायलेट लाइट जो है, आपने देखा अभी पीछे कि उसकी शॉर्टर वेवलेंथ, सबसे कम वेवलेंथ वायलेट की होती है, इसलिए वो स्लोली ट्रेवल करती है ग्लास में और ज़्यादा बेंड करती है। इसके मुकाबले में जो रेड लाइट है वो आपकी जो है वो उसकी कम से कम डेविएशन, हमने कहा कि वो कम से कम मुड़ी है, और क्योंकि उसकी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है, तो वायलेट लाइट की शॉर्टर वेवलेंथ होती है और ज़्यादा बेंड करती है। इसके मुकाबले में रेड लाइट की लॉन्गर वेवलेंथ होती है और वो कम बेंड करती है। तो दिस प्रूव्स दैट वाइट लाइट इज़ पोलीक्रोमैटिक। पोली मतलब होता है मैनी, पोली मीन्स मैनी, क्रोमैटिक मीन्स मतलब डिफरेंट कलर्स जो उसके अंदर होते हैं। तो लाइट जो है वो पॉलीक्रोमैटिक है, उसके अंदर बहुत सारे कलर्स हैं। इससे ये प्रूव होता है डिस्पर्शन इफेक्ट से। ये तो पहला कंक्लूजन था। सेकंड कंक्लूजन ये है कि आपका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ ग्लास प्रिज्म है, हमने वो ऊपर जो भी आप कैलकुलेट करते हैं ना अपनी एक्सपेरिमेंट से, हमने क्या क्या कैलकुलेट किया? हमने एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन कैलकुलेट किया और साथ हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास मटेरियल जो है उस जिसका वो प्रिज्म बना हुआ है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट किया। तो ये दोनों चीज़ें भी हम अपने रिजल्ट में मेंशन करते हैं। जब भी आप प्रैक्टिकल करते हैं तो जो आपने चीज़ें कैलकुलेट की होती हैं वो आप अपने रिजल्ट में मेंशन करते हैं। जैसे हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास प्रिज्म कैलकुलेट किया उसकी वैल्यू, और साथ हमने एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन कैलकुलेट किया, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ इमर्जेंस के लिए, वो हमने कैलकुलेट कर लिया, वो उसका रिजल्ट भी हमने इधर लिख दिया। तो ये सारे कंक्लूजन हो गए। प्रिकॉशंस इसके बहुत थोड़े से हैं। इसमें एहतियाती तदाबीर क्या करेंगे आप कि थिन बीम ऑफ लाइट इस्तेमाल करें। थिन बीम ऑफ लाइट का मतलब बारीक से बारीक लाइट, यानी ये नहीं हो कि ऑलरेडी लाइट बीम बहुत ज़्यादा वो हो मोटी हो और वो उसकी डिस्पर्शन इफेक्ट आप नहीं स्टडी कर सकते हैं। तो आपको थिन बारीक बीम ऑफ लाइट जो है, वाइट लाइट जो है वो यूज़ करनी है। उसके बाद कंडक्ट एक्सपेरिमेंट इन अ डार्क रूम। अगर आप किसी अंधेरे कमरे में ये एक्सपेरिमेंट करेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे स्पेक्ट्रम नज़र आएगा। और तीसरा ये है कि यूज स्टेबल सेटअप। आपने स्टेबल सेटअप इस्तेमाल करना है, यानी ये ना कि आपका हिलता हो, आपका टेबल हिलता हो या आपकी स्क्रीन हिलती हो, तो आपने स्टेबल सेटअप जो है वो इस्तेमाल करना है। तो उससे आपका एक्सपेरिमेंट जो है वो एक्यूरेटली आपको रीडिंग्स देगा। ठीक है, तो ये था आपका एक्सपेरिमेंट नंबर 2। उसके बाद आ जाएं ज़रा एक्सपेरिमेंट नंबर 3 की तरफ। एक्सपेरिमेंट नंबर 3 क्या है? एक्सपेरिमेंट नंबर 3 कहता है कि आपने टू वेरीफाई द ओहम्स लॉ यूजिंग द वायर एज अ कंडक्टर। आपने वायर को इस्तेमाल करते हुए ओहम्स लॉ को वेरीफाई करना है। ओहम लॉ आपने पढ़ा था, मैंने आपको बताया था कि ओहम लॉ क्या होता है कि आपका जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट होती है। ये आपके नोट्स में मौजूद है। प्रोवाइडेड द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर रिमेन्स कांस्टेंट। रेजिस्टेंस कांस्टेंट, और रेजिस्टेंस कब कांस्टेंट रहती है? जब आपका टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट रहता है। यानी ऐसा आपने एक कंडक्टर इस्तेमाल करें जिसका टेम्परेचर ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहे, वो चेंज ना हो, हीट अप ना हो। तो उसका टेम्परेचर अगर वो एक जैसा रहेगा तो उसकी रेजिस्टेंस भी कांस्टेंट रहेगी। तो उस कंडीशन में आपका ओहम लॉ जो है वो वेरीफाई हो जाता है। ठीक है, उसके लिए हम एक कंडक्टिंग वायर इस्तेमाल करेंगे। अब एम या ऑब्जेक्टिव हम जो लिखेंगे वो ये है कि टू वेरीफाई द ओहम्स लॉ बाय प्लॉटिंग अ ग्राफ बिटवीन द पोटेंशियल डिफरेंस यानी वोल्टेज का और करंट का ग्राफ। ठीक है, हमने एक मेटेलिक वायर यानी कंडक्टिंग वायर के ज़रिए से एक तार लगाएंगे और उसकी मदद से हम ये वेरीफाई ओहम लॉ को वेरीफाई करना चाहते हैं। ठीक है, ओहम लॉ अभी मैं आगे भी आपको बताऊंगी वो क्या होता है। उसके बाद ऑपरेटर्स आपने क्या क्या चीज़ें चाहिए? एक आपको तार चाहिए,
एक एमीटर चाहिए। तार क्यों चाहिए? क्योंकि उसी पे ओहम लॉ आपने अप्लाई करके देखना है, कंडक्टिंग वायर होगी तो। एमीटर का किससे ताल्लुक होता है? एमीटर का ताल्लुक होता है करंट के साथ। आपने करंट मेजर करनी है तो एमीटर लगाना है अपने सर्किट में सीरीज़ में। और वोल्ट मीटर का ताल्लुक होता है वोल्टेज के साथ। अगर आपने वोल्टेज मेजर करनी है तो आप उसको पैरेलल में लगाएंगे अपने सर्किट के, ठीक है। इसी तरह आपको एक पावर सप्लाई चाहिए, लेकिन डीसी पावर सप्लाई चाहिए। डीसी पावर सप्लाई का मतलब है बैटरी या सेल भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन चूंकि अगर आपने ज़्यादा करंट चाहिए ना, तो ज़्यादा करंट के लिए फिर आपको एक सेल से काम नहीं चलेगा, आपको एक पूरा डीसी पावर सप्लाई चाहिए होगा जिसकी ज़्यादा अमाउंट ऑफ वोल्टेज जो है जिससे आप ले सकें, ठीक है। उसके अलावा आपको एक रियोस्टैट चाहिए। रियोस्टैट का काम है टू प्रोवाइड द वेरिएबल रेजिस्टेंस इन अ सर्किट। आपके सर्किट में रेजिस्टेंस, वेरिएबल रेजिस्टेंस, आप रेजिस्टेंस को चेंज करना चाहते हैं बार बार ना, उसके लिए रियोस्टैट का काम होता है, क्योंकि रेजिस्टेंस चेंज करके हम करंट को चेंज कराएंगे, ठीक है। तो वो रियोस्टैट करेगा वो काम हमारे लिए। उसके बाद स्विच या प्लग की भी कहते हैं इसको, तो वो हमें प्लग की या स्विच चाहिए होता है। कनेक्टिंग वायर्स चाहिए होती हैं जोड़ने के लिए सर्किट को। सैंड पेपर क्यों चाहिए होता है? वो रेगमार टाइप, जिसको रेगमार कहते हैं आम लफ्ज़ों में, वो इसलिए चाहिए होता है कि आपकी जो तारें हैं ना, अगर उन्हें जंग लगा हुआ है कहीं पे और उनके एंड सही नहीं है तो उनको रगड़ के आप सही कर लेते हो, कनेक्शन उनके अच्छे हो जाते हैं, तो आपकी जो करंट है वो अच्छे से पास करती है उसमें से। तो ये सारी चीज़ें आपको चाहिए। ये सर्किट डायग्राम देखें। इस सर्किट डायग्राम में ये जो मैं डीसी पावर सप्लाई की बात करी थी, अब ये देखें, ये एक सेल है पॉजिटिव नेगेटिव, उसके बीच में बहुत सारे सेल लगे हुए हैं और फिर पॉजिटिव नेगेटिव। तकरीबन ये 5 वोल्ट की बैटरी हमने इधर लगाई है, ठीक है। एक सेल से आपको 1.5 वोल्ट मिलता है, 2 सेल से आपको मिलेगी 3 वोल्ट, ठीक है ना। अगर 4 सेल आप लगाते हैं तो फिर आपको 6 वोल्ट मिलता है। तो ये 4 सेल से थोड़ा सा कम, तकरीबन आपने 5 वोल्ट आपने इसमें यूज़ किया है। तो उसके बाद आपने ये इसके साथ ये की या स्विच लगाई जिससे आप ऑन ऑफ कर सकते हैं अपने सर्किट को। और उसके बाद ये आपने तार लगाई हुई है, तार के जिस कंडक्टिंग वायर जिस पे ओहम लॉ अप्लाई करना है आपने, और उसके पैरेलल में वोल्ट मीटर लगाया होता है। वोल्ट मीटर का काम होता है टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस, कि आपने सर्किट का पोटेंशियल डिफरेंस जो है इस वायर का, कि वो कितना वोल्टेज जो है इस वायर में से वो, और उसको इसी तरह लगाते हैं पैरेलल में सर्किट के ना। तो ये आपने वायर के पैरेलल में वोल्ट मीटर लगा दिया और इसके सीरीज़ में आपने एम मीटर लगाया जिससे आपने करंट मेजर करना है, ठीक है। और उसके बाद ये रियोस्टैट का काम मैंने आपको बता दिया था, ये एरो इसीलिए लगाया हुआ। रियोस्टैट का काम होता है कि वेरिएबल रेजिस्टेंस आपके सर्किट में होगी जिससे आप करंट को चेंज करेंगे बार बार, ठीक है। तो करंट चेंज कर करके आप देखेंगे कि वोल्टेज की वैल्यू को मेजर करते जाएंगे। जैसे जैसे करंट की वैल्यू में चेंज आएगा वोल्टेज की वैल्यू में भी चेंज आएगा, ठीक है। और ये इसमें चूंकि हमने ग्राफ भी प्लॉट करना है, तो जो ग्राफ वाले एक्सपेरिमेंट होते हैं ना, उनमें कम से कम 5 से 6 रीडिंग्स हम लेते हैं ताकि हम ग्राफ इजीली प्लॉट कर सकें। तो यहाँ पे हमने वोल्टेज और करंट का ग्राफ प्लॉट करना है। प्रोसीजर वही है जैसे मैंने आपको बताया कि क्या करेंगे। सबसे पहले इनिशियल चेक करना है कि आपने की को क्लोज करना है, रियोस्टैट को एडजस्ट करना है। रियोस्टैट को इस तरीके से एडजस्ट करना है कि मैक्सिमम रेजिस्टेंस वो आपकी सर्किट को दे, ज़्यादा से ज़्यादा, टू इंश्योर द मिनिमम, ताकि कम से कम करंट फ्लो करे। इनिशियली शुरू में कम से कम करंट फ्लो करनी चाहिए, रेजिस्टेंस मैक्सिमम होनी चाहिए। आहिस्ता आहिस्ता हम उसको चेंज करते जाएंगे, ठीक है। रेजिस्टेंस को कम करते जाएंगे, करंट की वैल्यू ज़्यादा होती जाएगी। तो ये जो है आपकी ये इनिशियल चेक है। उसके बाद आपने रीडिंग्स लेनी है। रीडिंग कैसे लेनी है कि स्लोली मूव द स्लाइडर ऑफ द रियोस्टैट टू इंक्रीज द करंट। देखिए आपको मैंने कहा था शुरू में आपने रियोस्टैट को मैक्सिमम पे रखना है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा रेजिस्टेंस हो। रेजिस्टेंस और करंट आपस में ऑपोजिट होते हैं। अगर रेजिस्टेंस शुरू में मैक्सिमम थी तो करंट उस वक्त मिनिमम होगी। फिर आहिस्ता आहिस्ता आप रियोस्टैट को पीछे की तरफ लेके आएंगे, रेजिस्टेंस यानी कम करते जाएंगे। रेजिस्टेंस कम करने से क्या होगा कि करंट की वैल्यू बढ़ती जाएगी। और ये जो चेंज आ रहा है ना रेजिस्टेंस की वजह से करंट में, आप रेजिस्टेंस मैक्सिमम पे कम करंट थी, रेजिस्टेंस नीचे लेके आते जाएंगे तो आपकी करंट की वैल्यू बढ़ती जाएगी। और इसके लिहाज से आपका वोल्ट मीटर की जो वोल्टेज है वो भी आपको अपनी एक अलग वैल्यूज़ आपको शो करेगा, वो भी आप नोट डाउन करते जाएंगे। तो ये सारा काम हम साथ साथ करेंगे। रेजिस्टेंस को कम करते जाएंगे, करंट की वैल्यू भी मेजर करेंगे और एमीटर से, और वोल्टेज की वैल्यू भी मेजर करेंगे वोल्ट मीटर से। तो ये सारा काम, ये प्रोसीजर है, इसको रिपीट करेंगे। रिपीट हमने कहा कि 5 to 6 रीडिंग्स हमने लेनी है क्योंकि हमने ग्राफ प्लॉट करना है। और जो ग्राफ इसका फिर प्लॉट होगा वो इस तरह से होगा। ये आप देखें, ये हमने रीडिंग्स ली हैं कि हमारे पास क्या कैलकुलेट हमने क्या करना है, बेसिकली रेजिस्टेंस कैलकुलेट करनी है ना ओहम लॉ वेरीफाई कराने के लिए कि V इक्वल टू आई आर। रेजिस्टेंस क्यों कैलकुलेट करना चाहते हैं ओहम लॉ से, V इक्वल टू आई आर से R इक्वल टू V ओवर I करके, क्योंकि हम ये शो करना चाहते हैं कि हमारे रेजिस्टेंस कांस्टेंट है। ओहम लॉ हमने कहा था तब ओबे होता है ना, यानी आपकी पोटेंशियल डिफरेंस करंट के प्रोपोर्शनल तब होती है व्हेन द रेजिस्टेंस इज कांस्टेंट। तो जब हमारे आंसर में एक जैसी रेजिस्टेंस आएगी तो उससे ओहम लॉ ऑटोमेटिकली ओबे हो जाएगा।
हमें पता चलेगा, वेरीफाई हो जाएगा कि हमारा ओहम लॉ वर्क कर रहा है। तो ये देखें, हमने वोल्टेज को शुरू में पहले 1 वोल्ट था, वह उस वक्त करंट आपकी एमीटर से जो है वो 0.2 एम्पेयर की थी, फिर वो 1 से 2 वोल्ट हुई, फिर 3 वोल्ट हुआ, फिर 4 वोल्ट हुआ, फिर 5 वोल्ट। मैक्सिमम बैटरी सप्लाई आपने जो दिया हुआ है, पावर सप्लाई, डीसी पावर सप्लाई, वो 5 वोल्ट तक का दिया हुआ है। और आपकी जो करंट थी वो पहले 0.2 थी, फिर 0.4 हुई, फिर 0.6 हुई, फिर 0.8 हुई, फिर 1 एम्पेयर हो गई। ठीक है, तो ये और रेजिस्टेंस, इन दोनों का अगर आप वोल्टेज ओवर करंट करके देखें, हर एक वैल्यू के लिए, हर एक वैल्यू के वी ओवर आई, वी ओवर आई, वी ओवर आई, वी ओवर आई, वी ओवर आई करके देखें, तो आपका आंसर यही आएगा, विच इज़ जो कि रेजिस्टेंस देता है, विच इज़ कांस्टेंट, और उसकी यूनिट ओहम में होती है रेजिस्टेंस की। ठीक है, अब ये चीज़ें हमने पढ़ी थी अपने सिलेबस के अंदर। तो अगर इसको अगर आप ग्राफ प्लॉट करके देखें ना, तो वोल्टेज को आप एक्स एक्सिस के अलोंग लेते हैं, यानी ऐसे हॉरिजॉन्टल, और जो करंट होती है उसे आप वाई एक्सिस के अलोंग लेते हैं, इस यानी वर्टिकल। तो इन ये जो वैल्यूज़ आपने इधर लिखी हुई है ना, 1 2 3 4 5 वोल्टेज की, इसी को हम एक्स एक्सिस पे लिखेंगे 1 2 3 4 5, बीच में 1 और 2 के बीच में 1.5, 2 और 3 के बीच में 2.5, 3 और 4 के बीच में 3.5, और इसी तरह 4 और 5 के बीच में 4.5। इसी तरह वाई एक्सिस पे जो वैल्यूज़ हैं वो करंट की हैं, वो कहाँ से स्टार्ट हो रही है, मिनिमम वैल्यू से 0.2 से, हम 0.2 के नीचे 0.1 भी ले रहे हैं। सो 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9 और 1। मैक्सिमम इसकी वैल्यू 1 तक जा रही है ना, तो हमने इसको 1 तक ले लिया करंट की वैल्यू को। वोल्टेज की मैक्सिमम वैल्यू 5 वोल्ट तक जा रही है, हमने उसको 5 तक ले लिया। ठीक है, और मिनिमम वैल्यू वोल्टेज की थी 1, हमने उसको 1 से शुरू किया और 5 तक लिया। करंट की मिनिमम वैल्यू 0.2 थी, हमने उसको 0.2 से शुरू किया, और थोड़ा सा एक्यूरेसी मेंटेन रखने के लिए हमने 0.1 से स्टार्ट कर लिया, थोड़ा सा पीछे से। ठीक है, और 0.1 2 3 4 5 करते करते मैक्सिमम वैल्यू हमारी 1 है, 1 तक हमने उसको ले लिया। और हम देखेंगे जब हम इन रीडिंग्स को आपस में मिलाएंगे ना, अब वो इतना खैर आपको लंबा काम आपके लिए ज़रूरी नहीं है, आप जस्ट ये देखें कि इनका ये पूरी स्ट्रेट लाइन आएगी, और ये 5 पॉइंट्स जो आपको इस लाइन पे नज़र आ रहे हैं ना, 1 2 3 4 5, ये पांचों पॉइंट्स इन 5 रीडिंग्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं करंट और वोल्टेज की। 1 वोल्ट पे 0.2 एम्पेयर, 2 वोल्ट पे 0.4 एम्पेयर, 3 वोल्ट पे 0.6 एम्पेयर, 4 वोल्ट पे 0.8 एम्पेयर और 5 वोल्ट पे 1 एम्पेयर। ये हमने मैच कराई हुई है वैल्यूज़, और उसके बाद ये 5 पॉइंट्स आके ये स्ट्रेट लाइन बन जाता है आपका ग्राफ। और स्ट्रेट लाइन ग्राफ जब आ जाता है फिजिक्स में, तो हम कहते हैं कि वो दोनों चीज़ें आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं, यानी वोल्टेज और करंट आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं। और ये तब हुआ है जब आपका रेजिस्टेंस कांस्टेंट है, एक जैसा, उसमें कोई चेंज नहीं आया। सो दिस इज़ द वेरिफिकेशन ऑफ ओहम्स लॉ, इसको हम ओहम्स लॉ की वेरिफिकेशन कहते हैं। अब इससे आपने क्या क्या कंक्लूजन्स निकाले हैं वो देखें। फर्स्ट कंक्लूजन ये है कि आपकी रेशो वी ओवर आई विल बी फाउंड टू बी कांस्टेंट फॉर ऑल द रीडिंग्स रिप्रेजेंटिंग द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर। तमाम एक जैसी रीडिंग्स रेजिस्टेंस ऑफ द वायर जो है वो कांस्टेंट रहा है वी ओवर आई से आपने जो निकाला है। ठीक है, तो ये हमने कैलकुलेट किया है, ये पहला रिजल्ट कैलकुलेशन से जो आपने कैलकुलेट किया। ग्राफ से क्या रिजल्ट आपने कंक्लूजन जो है वो निकाला है, ग्राफ जो आपने प्लॉट किया है वोल्टेज का और करंट का, वोल्टेज ऑन द एक्स एक्सिस रखा है हॉरिजॉन्टल पे, और करंट को वाई एक्सिस यानी वर्टिकल एक्सिस पे रखा है आपने, और आपके पास स्ट्रेट लाइन ग्राफ आया है पासिंग थ्रू द ओरिजिन। ओरिजिन कहते हैं इसको जिसपे 0 0 वैल्यूज़ होती हैं, एक्स एक्सिस की भी वाई की भी। तो ओरिजिन से आपका ग्राफ ऐसे स्ट्रेट लाइन आया है, और ये कंफर्म कर रहा है आपकी कि वो आपकी वोल्टेज और करंट जो है वो आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और व्हेन कब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, बिकॉज आपकी जो रेजिस्टेंस है, व्हेन द रेजिस्टेंस इज कांस्टेंट, तो जब आपकी रेजिस्टेंस कांस्टेंट है। और दिस इज द वेरिफिकेशन ऑफ देयर बाय वेरीफाइंग द ओहम्स लॉ, दिस इज द वेरिफिकेशन ऑफ ओहम्स लॉ। अब ये इसकी वेरिफिकेशन होगी। प्रिकॉशंस जो आपने एहतियाती तदाबीर करनी है, एक तो कनेक्शंस को टाइट रखना है अपने सर्किट में, कहीं से भी कोई तार लूज़ हुई तो आपकी कैलकुलेशंस ख़राब हो जाएंगी, आपका सर्किट वर्क नहीं करेगा। टेम्परेचर को कंट्रोल रखना है, जैसे मैंने शुरू में भी बताया, क्योंकि टेम्परेचर अगर चेंज करेगा तो आपकी रेजिस्टेंस के ये जो कांस्टेंट वैल्यू आ रही थी वी और आई की, वो नहीं आएगी, तो आपने टेम्परेचर को मेंटेन रखना है। उसके बाद यूज सुटेबल एम मीटर, आपने एक सही एम मीटर और सही वोल्ट मीटर का इस्तेमाल करना है। किस तरह, उसकी रेंज सही होनी चाहिए विद रिस्पेक्ट टू द बैटरी वोल्टेज। आप बैटरी ले रहे हैं 5 वोल्ट की, तो आपका एम मीटर और वोल्ट मीटर की जो रेंज होती है ना, जो उसका ऊपर स्केल बना होता है रीडिंग्स का, उसकी मैक्सिमम वैल्यू 5 उस हिसाब से होनी चाहिए जिस हिसाब से आप बैटरी ले रहे हैं 5 वोल्ट की। ठीक है, ये नहीं हो सकता कि आप बैटरी जो है वो 5 वोल्ट की ले रहे हैं तो आप एम मीटर जो है वो बहुत माइक्रो स्केल पे या मिली स्केल पे जाके छोटी रीडिंग्स के लिए एम मीटर वोल्ट मीटर ले रहे हैं। तो आपका वोल्ट मीटर एम मीटर की जो सुटेबल स्केल होना चाहिए उस हिसाब से, जिस हिसाब से आप बैटरी सप्लाई कर रहे हैं, अपनी डीसी बैटरी सप्लाई ले रहे हैं अपने सर्किट के लिए। तो ये इसकी एहतियाती तदाबीर थी। ठीक है, और उसके बाद जो आपका नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट है वो है आपका लास्ट एक्सपेरिमेंट विच इज़ द, और जो कि सिंपलेस्ट भी है ऑफ ऑल, वो ये है
टू ट्रेस द मैग्नेटिक फील्ड यूजिंग अ बार मैग्नेट, आपने बार मैग्नेट को इस्तेमाल करके मैग्नेटिक फील्ड को कैसे ट्रेस करना। बार मैग्नेट किसको कहते हैं? बार मैग्नेट कहते हैं सीधा सीधा आप बाजार से जाएं, आप उसको कहें मुझे एक मैग्नेट दे दें, तो एक लंबी सी एक बार की फॉर्म में आपको मैग्नेट दे देगा लाइक दिस, ठीक है, दिस इज़ अ बार मैग्नेट। अब उससे और साथ आप उसको कहेंगे कि मुझे एक कंपस नीडल दे दो, कंपस नीडल वो छोटी सी राउंड शेप की आपको वो देगा, उसके अंदर नॉर्थ साउथ की डायरेक्शन, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट इस तरह डायरेक्शंस होती हैं, ठीक है। वो पुराने वक्तों में लोग अपनी डायरेक्शन जब कहीं पे जाना होता था ना, तो वो डायरेक्शन स्पेसिफाई करने के लिए रास्तों के लिए भी वो यूज़ करते होते थे, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, वो कंपस नीडल होती है। यहाँ पे बेसिकली कंपस नीडल इस्तेमाल की जा रही है इस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की नॉर्थ और साउथ पोल की डायरेक्शन को स्पेसिफाई करने के लिए, ठीक है ना, कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहाँ से निकलती हैं और कहाँ जाती हैं। तो ये आपकी कंपस नीडल की मदद से आप उसको कर सकते हैं। तो बेसिकली ये जो एक्सपेरिमेंट है वो बार मैग्नेट को आपने उसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को ट्रेस करना है। इसके एम्स या ऑब्जेक्टिव्स आपके पास क्या हैं, वो ये हैं कि एक तो आप प्लॉट करना चाहते हैं और देखना चाहते हैं द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस सराउंडिंग अ परमानेंट मैग्नेट, कि कैसे एक परमानेंट मैग्नेट के इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मौजूद होती हैं। दूसरा, टू आइडेंटिफाई द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ पोल, कि आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक कैसे जाती हैं, उनकी क्या डायरेक्शन है। तीसरा, टू कन्फर्म द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डू नॉट इंटरसेक्ट, आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को आपस में कहीं पे भी मिलना नहीं चाहिए, इंटरसेक्ट नहीं करना चाहिए। लाइक इन दिस डायग्राम यू कैन सी कि मेरी ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मैंने कोशिश की है कि इस तरह से बनाई हैं कि कहीं से ये आपस में एक दूसरे को टच नहीं कर रही, ठीक है, इंटरसेक्ट नहीं कर रही। तो ये इस तरह से होंगी, क्लोज भी होंगी और खुली खुली भी लाइंस हो सकती हैं, लेकिन आपस में इंटरसेक्ट, कहीं कोई एक लाइन दूसरी को क्रॉस नहीं करेगी, ना टच करेगी, ठीक है। तो ये इस तरह से आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं कि ये इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। और टू ऑब्जर्व हाउ द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ वेरीज विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस फ्रॉम द पोल्स, यानी पोल्स किनको कह रहे हैं, नॉर्थ पोल को और साउथ पोल को, जो हमने पीछे देखे। तो वो किस तरह से आपकी स्ट्रेंथ जो है, ताकत है मैग्नेटिक फील्ड की, वो कैसे चेंज होती है डिस्टेंस के साथ साथ, कि जैसे जैसे आप फासला बढ़ाते जाते हैं वो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ पोल्स की तरफ ज़्यादा होती है और बीच में सेंटर में कम होती है। तो जहाँ पे स्ट्रेंथ की, मैंने आपको तब भी बताया था कि मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ को आप कैसे मेजर करते हैं, जहाँ पे तंग तंग लाइंस होंगी वहाँ, इसका मतलब है वहाँ मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा है, जहाँ खुली खुली लाइंस होती हैं मैग्नेटिक फील्ड की, वहाँ मैग्नेटिक फील्ड कम है, उसकी स्ट्रेंथ कम है, ठीक है। तो हम ये कह रहे हैं, हमें ये पता है कि पोल्स की तरफ यानी नॉर्थ और साउथ पोल की तरफ उसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है। तो ये एम्स एंड जो स्कोप्स कह लें या ऑब्जेक्टिव्स कह लें, वो हम इधर से ये हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं इस एक्सपेरिमेंट के। अपरेटस ये है कि आपको एक बार मैग्नेट चाहिए, एक कंपस नीडल चाहिए, एक A4 साइज़ पेपर चाहिए लाइक दिस, जिस पे मैंने नोट्स बनाए हैं। उसके बाद ये जिस तरह का ये है जो आपका फोटोकॉपी का पेपर होता है, ठीक है, A4 साइज़ का। उसके बाद आपको एक पेंसिल और एक रूलर चाहिए सिंपली, जिससे आपने मार्क करते जानी है डायरेक्शन, और स्टिकी टेप चाहिए टू सिक्योर द पेपर, यानी आप जिस पेपर के ऊपर मार्क कर रहे हैं डॉट्स लगा लगा के डायरेक्शन को, उसे हिलना नहीं चाहिए, जैसे ये मेरा भी हिल रहा है इस तरह नहीं होना चाहिए। तो आप एक स्टिकी टेप जो है वो लगा लेंगे तो उससे आपका पेपर हिलेगा नहीं। तो उसके बाद प्रोसीजर में ये है कि सबसे पहले तो आपने सेटअप करना है कि टेप से पेपर को जोड़ लेना है वुडन टेबल के ऊपर ना, ताकि वो हिले ना। उसके बाद आपने मैग्नेट उसके ऊपर रख देना सेंटर में पेपर के ऊपर, और मैग्नेट रखने के बाद आपने क्या करना है, उसको उस मैग्नेट को पहले ट्रेस कर लें, बार मैग्नेट को उसके इर्द गिर्द लाइन लगा लेना, वो ट्रेस हो जाएगा। और फिर उसको लेबल कर लें, उसका नॉर्थ पोल किस तरफ है, साउथ पोल किस तरफ है, लाइक दिस। ये जो मैंने बनाई है डायग्राम ना, इसमें देखें नॉर्थ पोल, और आपने बार मैग्नेट को रख के उसको ट्रेस किया, उसका नॉर्थ पोल और उसके साउथ पोल को आपने मेंशन कर दिया उसके ऊपर। उसके बाद और वो मैग्नेट के ऊपर भी लिखा होता है कि नॉर्थ पोल कौन सा और साउथ पोल कौन सा है। उसके बाद आपने इनिशियल पॉइंट पे प्लेस अ कंपस नीडल नियर द मैग्नेट नॉर्थ पोल, आपने शुरू में कंपस नीडल को कहाँ पे रखना है, मैग्नेट के नॉर्थ पोल की तरफ, यहाँ पे आप पहले कंपस नीडल रखेंगे और फिर आहिस्ता आहिस्ता उसको शिफ्ट करते जाएंगे आगे की तरफ, ठीक है। और ताकि उसकी डायरेक्शन आपको पता चल जाए, नॉर्थ से साउथ, हर पॉइंट पे आपने उसको मार्क करते जाना है, ठीक है। तो ये जो है आपने स्टार्ट कहाँ से लेना है, नॉर्थ पोल की तरफ से। तो नॉर्थ पर प्लेस अ कंपस नीडल नियर द मैग्नेट्स नॉर्थ पोल की तरफ, और फिर उसको डॉट के तौर पे आपने उसको मार्क कर लेना है। बोथ एंड्स ऑफ द कंपस नीडल, ऊपर नीचे आपने कंपस नीडल के जो दोनों एंड होंगे उनको मार्क कर लेना है। प्रोग्रेशन करानी है, यानी मूव कराना है कंपस नीडल को आगे की तरफ, इस तरह से मूव कराना है कि जो उसकी पहले टेल थी ना ऑफ द नीडल, वो उस बैठ जाए उस डॉट के ऊपर जो कि पहले टिप थी, यानी पिछले डॉट की टिप के ऊपर अब अगली जो आपकी कंपस नीडल की टेल उस पर मैच करती हो, ठीक है। यानी उसी लाइन में आपने लाइन वाइज आते जाना है। वो जो क्यू है ना, उसका जो कतार है ना उसकी, वो नहीं आपने तोड़ना। सो मार्क द न्यू टिप, नई टिप आपने मेंशन करते जानी है, उसी क्यू में चलते जाना है, और साथ साथ न्यू टिप जो है वो नॉर्थ पोल की जो डायरेक्शन है उसके अकॉर्डिंग आपने डॉट लगाते जाना है।
आखिर में आपने इसको कंप्लीशन करनी है, इस प्रोसेस को कंटिन्यू करना है जब तक कि तमाम डॉट्स जो हैं वो नॉर्थ से साउथ की तरफ ना पहुंच जाए। यानी ये जो आपके पास ये है ना, यानी ये जो आपके पास नॉर्थ पोल है, तो आप इस नॉर्थ पोल से स्टार्ट हुए हैं ना, और डॉट लगाते गए हैं लगाते गए हैं लगाते गए हैं, और आहिस्ता आहिस्ता आपने कंपास नीडल को कर दिया है ये कहाँ पहुँच गए, डॉट लगाते लगाते आप नॉर्थ से मिलाते मिलाते लाइंस को साउथ पे पहुँच गए। तो आपने ये पूरा प्रोसेस तब तक करना है जब तक आप नॉर्थ से साउथ की तरफ डॉट लगाते लगाते कंपास नीडल से पहुंच नहीं जाते, ठीक है। और इसको कंप्लीट कर लेना अपने को, और रिपीट करना है इस एक्सपेरिमेंट को दोबारा ना। एक लाइन पहले बनेगी ना, फिर आप दोबारा रिपीट करेंगे, दोबारा स्टार्ट करेंगे फ्रॉम डिफरेंट पोजीशन अराउंड द नॉर्थ पोल टू मैप द एंटायर फील्ड। यानी दोबारा से सारी फील्ड को मैप करने के लिए, देखने के लिए आपको, जैसे मैंने पहले इस एक लाइन को बनाया ना नॉर्थ से साउथ, फिर दूसरी लाइन को पॉइंट्स बना बना के दूसरी लाइन को भी मैच करा दें, फिर यहाँ से तीसरी लाइन को मैच करा दें नॉर्थ से साउथ की तरफ, फिर चौथी लाइन को मैच करा दें नॉर्थ से साउथ की तरफ। तो ये एक्सपेरिमेंट आपने रिपीट करता रहना है। और उसके बाद ऑब्जर्वेशन ये होंगी कि लाइंस जो है फॉर्म कंटिन्यूस लूप बनाएंगी आपकी लाइंस, जो स्टार्ट करेंगी नॉर्थ पोल से और एंड होंगी साउथ पोल पे, यानी नॉर्थ से एरो लगाएंगे साउथ की तरफ। द लाइंस आर मोस्ट क्राउडेड एट द पोल्स, ये देखें पोल्स के ऊपर वो आपस में तंग तंग है, क्राउडेड लाइंस है पोल्स के ऊपर, एंड स्प्रेड आउट एज दे मूव अवे फ्रॉम द मैग्नेट। ये देखें बाहर जाके वो फैल रही हैं, इधर तंग तंग है, बाहर जाके पोल्स से अवे वो फैलती हैं। सो आपके पास जो है वो आपके पास क्या होगा इसमें कि टू फील्ड लाइंस, कोई नो टू फील्ड लाइंस जो है क्रॉस ईच अदर, कोई भी दो फील्ड लाइंस जो हैं वो एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर रही, चाहे वो क्लोज भी होंगी वो एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेंगी। और आखिर में जो आपने जो ये सारा प्रोसीजर था, इसका प्रिकॉशंस आप इसके देख लें, क्या एहतियाती तदाबीर आपने करनी है कि आपने इंश्योर करना है कि नो अदर मैग्नेट क्लोज टू दिस सेटअप एज इट विल डिस्टॉर्ट द फील्ड। आप जब एक मैग्नेट के साथ काम कर रहे होंगे तो कोई दूसरा मैग्नेट इसके करीब नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, ताकि वो इसकी मैग्नेटिक फील्ड को ख़राब ना कर दे। उसके बाद आपने कीप द कंपास हॉरिजॉन्टल टू अलाउ द नीडल टू रोटेट फ्रीली। आपने कंपास नीडल को इस तरीके से प्लेस करना है कि उसकी नीडल खुद से उसकी अपनी डायरेक्शन दे नॉर्थ से साउथ की, ठीक है। तो ये प्रिकॉशन एहतियाती तदाबीर थी जो आपने करनी है। उसके अलावा अच्छा, कोई और मैग्नेट इसके करीब नहीं होना चाहिए, मतलब कोई ऐसी चीज़ भी इसके करीब नहीं होनी चाहिए। कोई मोबाइल, अगर आपका मोबाइल फ़ोन है इसके पास, ठीक है ना, उसकी भी एक मैग्नेटिक फील्ड होती है अपनी, या करंट कैरिंग एक तार होती है ना, बिजली की तार, उसकी भी एक अपनी मैग्नेटिक फील्ड होती है। तो कोई भी ऐसी करंट वाली चीज़ या मोबाइल फ़ोन या कोई ऐसी चीज़ जिसमें जो करंट फ्लो कर रही हो, चार्ज पार्टिकल्स मूव कर रहे हो, तो वो चीज़ आपने इस मैग्नेट के क्लोज नहीं रखनी, वरना आपका एक्सपेरिमेंट ख़राब हो जाएगा। कंक्लूजन ये आपका निकला कि एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुली डेमोन्स्ट्रेट्स दैट अ बार मैग्नेट प्रोड्यूसेस एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड दैट फ्लोज फ्रॉम द नॉर्थ पोल टू द साउथ पोल। आपका बार मैग्नेट ये आपको बता रहा है कि आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ से निकल के साउथ की तरफ जा रही हैं, और डेंसिटी का मतलब है मतलब कितनी तंग लाइंस, जो स्ट्रेंथ है, जो गहराई है, जो उसका मवाद है लाइंस का, वो कंफर्म करता है दैट द मैग्नेटिक फ्लक्स इज स्ट्रॉन्गेस्ट एट द पोल्स। नज़र आ रहा है कि जितनी तंग लाइंस नॉर्थ और साउथ पोल की तरफ है, तो पोल्स की तरफ आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ है वो ज़्यादा होगी, वो ये कंफर्म करता है। और मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ या उसका फ्लक्स, वो दोनों एक ही, मतलब एक सेंस में, क्योंकि जब जिसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है उसकी फ्लक्स भी ज़्यादा होता है, तो वो स्ट्रॉन्ग होगी पोल्स के ऊपर। सिंस द लाइंस नेवर इंटरसेक्ट, लेकिन जहाँ पर भी जाके वो एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेंगी, ठीक है, तो वो इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। इट प्रूव्स दैट एट एनी सिंगल पॉइंट इन द स्पेस द मैग्नेटिक फील्ड हैज़ अ यूनिक सिंगल डायरेक्शन। यानी किसी भी पॉइंट को अगर आप कंसीडर करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड की अपनी ही एक डायरेक्शन होगी, क्योंकि कोई पॉइंट दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करता। तो यूनिक सिंगल डायरेक्शन का मतलब होता है एक डायरेक्शन होगी सिर्फ, ठीक है ना। ये नहीं हो सकता कि आप उसकी डायरेक्शन नॉर्थ की तरफ भी जा रही है, साउथ की तरफ भी जा रही है, हर तरफ जा रहा है, तो वो हर तरफ नहीं होगा, एक पॉइंट पे उसकी एक डायरेक्शन होगी, एक सिंगल पॉइंट के ऊपर, ठीक है। या तो वो टूवर्ड्स नॉर्थ होगा या वो टूवर्ड्स साउथ होगा, ठीक है। तो ये यानी जैसे अभी ये एक सिंगल डायरेक्शन बता रहा है नॉर्थ से साउथ की तरफ, तो ये एक डायरेक्शन है, तो एक वक्त में इसकी एक से ज़्यादा डायरेक्शन आप नहीं होती इसकी, तो ये इस पॉइंट को भी प्रूव करता है। तो ये इसका कंक्लूजन आ गया। इसमें एक चीज़ ये है कि हमने अभी इसमें ना वो कंसीडर नहीं किए थे आयरन फिलिंग्स। आयरन फिलिंग्स कहते हैं वो जो छोटे छोटे आयरन के ज़रात, लोहे के ज़रात, अगर आप वो इंक्लूड कर दें अपने इस एक्सपेरिमेंट में, आयरन के छोटे छोटे लोहे के ज़रात ले लें आप, तो और उसको पेपर के ऊपर रख के फिर आप वो मैग्नेट रख के वो एक्सपेरिमेंट करेंगे, तो आपको मैग्नेटिक फील्ड के पैटर्न ज़्यादा जल्दी नज़र आ जाएंगे। इस तरह तो आपको एक एक पॉइंट पे कंपास नीडल रख के करना पड़ा ना, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। जब आप उसके ऊपर आयरन फिलिंग्स या वो रखेंगे जो लोहे के छोटे छोटे ज़रात, तो आप देखेंगे कि वो अटैच हो जाएंगी ना फ़ौरन, तो वो उसकी वजह से आपको ज़्यादा क्विकली पैटर्न भी नज़र आ सकते हैं,
ठीक है। लेकिन आप वो नहीं लेना चाहते आयरन फिलिंग्स, तो आप सेम इस तरह से भी एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर सकते हैं, तो जिससे आपको नज़र आ जाए कि आपका किस तरह से आप मैग्नेटिक फील्ड को बार मैग्नेट से ट्रेस कर सकते हैं। तो ये आपके चारों एक्सपेरिमेंट्स थे जो हमने आज जो है वो समझ लिए हैं। आई होप आपको भी समझ आई होगी इसकी अच्छे से, ताकि अगर आपको कोई भी परेशानी हो, अगर आपकी कहीं भी आपको ना समझ आई हो, मैं नोट्स आपको इसके प्रोवाइड कर दूँगी यही वाले, ताकि आप इसको खुद से भी एक दफ़ा पढ़ लें। और कोई भी बात हो तो यू कैन आस्क मी इन द व्हाट्सएप ग्रुप, और कमेंट सेक्शन में आप अपनी अटेंडेंस भी ज़रूर मार्क करें कमेंट सेक्शन में अपने लेक्चर टाइम के दौरान, ठीक है। कोशिश करें 8:30 और मैक्सिमम 9 o'clock तक अपनी अटेंडेंस श्योर कर दिया करें। उसके बाद जो अटेंडेंस आती है फिर वो हम मार्क नहीं करते, ठीक है। तो आपने ये अपनी अटेंडेंस भी श्योर करनी है। इसके अलावा मैं आपको जो है वो आज चूँकि फाइनल लेक्चर था, तो मैं अब आपको इसकी एक असाइनमेंट एक फुल फ्लेज भेजूंगी 20 मार्क्स की। वो मेरी तरफ से आपके सेशनल के मार्क्स होंगे, क्योंकि हमने डिस्कस भी किया था कि हम एक छोटा सा क्विज़ रख लेंगे 5 मार्क्स का और 15 का की असाइनमेंट करेंगे। लेकिन अब वो क्विज़ तो पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि ये बीच में ये आपकी ऑनलाइन सेशंस आ गए और लाइव अब क्लासेस नहीं हो रही। तो अब मैं अब आपको जो एक असाइनमेंट दूंगी, पास्ट जितने भी पेपर्स होंगे वो उन सबको इंशाल्लाह कवर करेगी। तो उससे आप वो असाइनमेंट एक अच्छी सी बना लेंगे, और मैं आपको एक अच्छी बेस्ट असाइनमेंट जो है अपनी प्रीवियस जो मेरे स्टूडेंट थे केमिस्ट्री और मैथ्स के, उनकी जो एक अच्छी असाइनमेंट थी वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। वो भी मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में भेज दूंगी, ठीक है, ताकि आप उसको भी ज़रा एक स्टैंडर्ड के तौर पर रखें कि कैसी असाइनमेंट, कैसे क्वेश्चन आपको अटैम्प्ट करने चाहिए, ठीक है। आई होप स्टूडेंट्स आपने सारी बातें अच्छी से अंडरस्टैंड कर ली हैं। आई विश यू गुड लक, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।